स्वागत स्वागत। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है राजस्थान परिषद के इस मीट द आइकॉन प्रोग्राम में। राजस्थान परिषद बेंगलोर की अग्रगण्य संस्था है। पिछले 45 साल से राजस्थान परिषद ने शिक्षा और चिकित्सा और सामाजिक जुड़ाव के क्षेत्र में बहुत ही महनीय कार्य किए हैं अब तक। और उसी पहल को आगे ले जाकर हमने सोचा कि जो सफलता होती है उस सफलता में एक चुंबकीय शक्ति होती है जो दूसरों के जीवन की सफलताओं को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। और इसी भावना को पोषण देने के लिए हम लेकर आए हैं मीट द आइकॉन प्रोग्राम। इस मीट द आइकॉन प्रोग्राम के तहत हम मिलते हैं उन हस्तियों से, हम मिलते हैं उन महानुभावों से जिन महानुभावों ने अपने जीवन में सफलता हासिल की है, और न केवल सफलता अपने क्षेत्र में हासिल की है बल्कि अपने समाज को एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और आज इसी कड़ी में हमारे साथ शरीक हो रहे हैं श्री राजेंद्र जी सेठिया, जो कि आईएएस ऑफिसर हैं और वर्तमान में बीकानेर में नियुक्त हैं। राजेंद्र सेठिया, आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक हार्दिक स्वागत। मैं विनय वैद, मेरे साथ बैठे हैं श्री सुनील जी दुग्गड़ और मनीष जी तातेर, जो कि राजस्थान परिषद के सेक्रेटरी हैं। एंड आई ऑल्सो हैव विथ मी को इंटरव्यूअर नीलम जी ललवानी। सो वी ऑल वेलकम यू सर। थैंक यू सो मच। नीलम जी, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। राजेंद्र जी, अगर मैं आपने भाई साहब बोलूँ तो चाली ठीक जो है। आप कैसे तो भैया भाई बोले। साहब जी, आपसे पूछना चाहूँ कि आपकी सफलता के पीछे आपका परिवार का क्या योगदान है? मेरी पूरी सफलता के पीछे अगर मैं नटसेल में बताऊं तो मेरे परिवार और देवगुरु धर्म का पूरा आशीर्वाद, पूरा सहयोग है। परिवार के सपोर्ट के बिना किसी भी व्यक्ति का किसी भी क्षेत्र में, और वो भी विशेष रूप से जहाँ कोई क्रिएटिव वर्क करना हो, समाज को अपनी सेवाएं देनी हो या अपने फील्ड में ऊंचाई तक पहुंचना हो, तो बिना परिवार के सहयोग में पहुंचना बहुत कठिन होता है। इसलिए फैमिली सपोर्ट मस्ट है। और मुझे मेरे पूरे परिवार का, मेरे माता पिता, भाई बहनों का, मेरी पत्नी, बच्चों का फुल सपोर्ट हर दृष्टि से मुझे मिला है। और उसी सपोर्ट के कारण, उन्हीं के सहयोग के कारण मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी हासिल किया है उनमें उनकी बहुत ही अहम रोल रहा है उनका इसके अंतर्गत। सो आपका ये कहना है कि पूरा परिवार अगर गुड रिलेशनशिप है तो ही सफलता का राज है। तो परिवार और समाज को आप कैसे सामंजस्य स्थापित करते हैं? एक्चुअली जैसे कहते हैं कि व्यक्ति एक अपने आप में इंडिविजुअल एंटिटी है, परिवार उसी से बनता है और समाज परिवार से ही बनता है, उसका एक समूह रूप है। और जब व्यक्ति, मुझे कलाम साहब की पंक्तियाँ बहुत अच्छी लगती है कि अगर व्यक्ति में सौहार्द है तो निश्चित रूप से परिवार में भी खुशहाली रहती है, और परिवार में खुशहाली रहती है तो समाज भी समृद्ध और अच्छा बनता है, और समाज जब समृद्ध और अच्छा बनता है तो राष्ट्र विकास करता है, और राष्ट्र विकास करता है तो विश्व में शांति रहती है। तो ऐसी दशा में परिवार के साथ समाज का, अगर परिवार के अंतर्गत आपका आचार विचार व्यवहार उच्च कोटि का है तो वही चीज़ आगे समाज में रिफ्लेक्ट होती है। हम उन्हीं चीज़ों को समाज में अपनी विचारों के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा, अपने व्यक्तित्व के द्वारा, अपने कर्तृत्व के द्वारा समाज को कुछ जो भी इनपुट दे सकते हैं वो उसी के माध्यम से परिलक्षित होता है। और समाज में जब कभी भी कोई ऐसे कार्यों से जुड़ते हैं, सामाजिक परिवेश के कार्य, चाहे वो धार्मिक परिवेश को, उसमें पहले वही देखा जाता है उसके पारिवारिक स्थिति कैसी है। और पारिवारिक स्थिति का मूल्य मूल रूप से संस्कारों से लिया जाता है, और वहाँ आपसी सौहार्द भाव है और आपसी उनकी रिलेशन, कहते हैं ना, जीवन में ज़्यादा रिश्ते होना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना महत्वपूर्ण है। अगर रिश्तों में जीवन नहीं है तो रिश्ते कितने ही बन जाए, चाहे परिवार के रिश्ते भी क्यों ना बन जाए। पहले हमारी स्थितियाँ में थी कि हम दीवारों के बीच में रहते थे, और आज दीवारें हमारे बीच में रहने लग गई है। तो ये स्थितियाँ जब आती है तो समाज में दूसरा दृष्टिकोण जाता है। और जहाँ ये स्थितियाँ रहती है कि पूरा परिवार बिल्कुल खुले विचारों का, आपसी सौहार्द, आपसी समन्वय, आपसी एकरूपता
और अच्छा प्रेमचार्य का व्यवहार है तो समाज में निश्चित रूप से उसका बहुत अच्छा मैसेज आता है, और समाज ही उससे सीखने के लिए वो कह सकता है कि ये एक आदर्श परिवार के रूप में जहाँ हम जाकर के उनके कोई भी चीज़, किसी चीज़ के बारे में सीखना हो तो मुझसे कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, सीख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका यही कहना है कि परिवार ही सब कुछ है, रिलेशनशिप ही सब कुछ है। अगर ऊंचाई तक पहुंचना है तो परिवार को साथ लेके ही हम आगे बढ़ सकते हैं, ना कि परिवार को छोड़ के। बहुत 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 खूब आपने बताया है। और आपसे अगला सवाल पूछेंगे हमारा। आपने परिवार के बारे में अभी बताया और एक बहुत ही अच्छा संदेश गया है सबके सामने कि परिवार में आपसी सामंजस्य होना ज़रूरी है। तो राजेंद्र जी, मैं आपके बचपन की ओर जाना चाहता हूँ। क्या बचपन में जो आपको ये जो संस्कार है, ये विरासत में मिले, आपने आसपास ये सब कुछ देखा और ग्रहण किया, उसके बारे में अगर आप कुछ दृष्टि डालें। जी, मैं ये बात बताऊं उससे पहले आपने जो इंट्रोडक्शन दिया उसमें थोड़ा सा संशोधन करके मैं निवेदन कर दूं। मैं अभी वर्तमान में कोटा में पोस्टेड हूं और फिलहाल मैं राजस्थान इंडस्ट्री सर्विस से अंतर्गत हूँ, जॉइंट डायरेक्टर इंडस्ट्री GMDIC ग्रुप में कार्यरत हूँ। जहाँ बचपन की बात है, मेरा बचपन वैसे देखा जाए तो बहुत ही स्ट्रगल के रूप में रहा है, और उस संघर्ष के रूप में जब मैंने जो जीवन जिया और जो जीवन बिताया, उस समय जो माता पिता जो संस्कार मिले, आज मैं उस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ कि शायद हज़ारों नहीं लाखों में भी ऐसे पेरेंट्स मिल जाते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है, जो विकटतम परिस्थितियों में भी ये शब्द कहते हैं कि बेटा भूखे भले ही सो जाना लेकिन ज़िंदगी में कभी गलत काम मत करना। शायद ऐसे कहने वाले बहुत विरले होंगे, बिल्कुल एकदम। तो उन्होंने हमारा बचपन संघर्ष, आप समझ लीजिए कि सुबह 4 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक मेरी डेली रूटीन लाइफ रहती थी। और जो प्रेरणा में प्राप्त हुई, क्योंकि मैंने ये कहा, ये स्टेटमेंट जब 1997 हमारा विराट युवा अधिवेशन था और पूज्यवर आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की सन्निधि में जब वो गंगासर में अधिवेशन था, और उस समय एक उनके कृपा प्रसाद से जो अलंकरण उस समय युवक रत्न का दिया गया था, उस समय मैंने स्पीच में ये बात कही विशेष रूप से कि आज मेरे माता पिता का जो सपोर्ट और शादी के बाद में जो पत्नी का सपोर्ट है, जिस रूप में मैंने जो चीज़ें बचपन में सीखी थी, उन संस्कारों को प्रतिदिन पल्लवित और पुष्पित किया। उनमें कभी भी डिक्रीजिंग ट्रेंड नहीं आने दी, हमेशा डे बाय डे उसमें इंक्रीजिंग ट्रेंड मेरी बनी रही इसके बारे में। तो बचपन में कठिनाइयाँ बहुत झेली, लेकिन कठिनाइयों संघर्षों के साथ कभी भी हिम्मत नहीं आ रही किसी प्रकार से, क्योंकि कहते हैं इसके बारे में कि इतिहास कांच के टुकड़ों का नहीं, उज्जवल हीरों का बनता है। इतिहास घास के तिनकों का नहीं, फौलादी तीरों का बनता है। जीवन के संग्राम में जो हिम्मत के हथियार डाल दे, इतिहास उन भगड़ों का नहीं, बलिदानी वीरों का बनता है। तो हमने जीवन के संग्राम में कभी भी हिम्मत रूपी हथियार को कभी नहीं डाला, चाहे कैसी भी परिस्थिति रही, हमेशा उस मजबूती के साथ और अपनी नैतिकता, प्रामाणिकता, ईमानदारी, सच्चाई, उसको हमेशा सर्वोपरि रखा। कठिनाइयाँ झेली, कोई खास बात नहीं है, लेकिन उसको किसी भी कीमत पर धूमिल नहीं होने दिया। और ये प्रेरणा हमें पिताजी से निरंतर प्राप्त होती रही, और उन्हीं का मैं आशीर्वाद मानता हूँ और फिर गुरुओं का आशीर्वाद मानता हूँ कि आज उस बचपन की कठिनाइयों को, आज कुछ भी नहीं, आज जो स्थितियाँ गुजारी उससे 1000 गुना नहीं, लाख गुना ज़्यादा बेटर हैं। लेकिन उन चीज़ों में जो था उनमें और ज़्यादा वृद्धि हुई है, कहीं कमी नहीं आने दी है। भाई साहब, आपने तो बहुत ही अच्छी बात बता दी। आप तो वक्ता तो है ही, आपकी बोली चाली से लगता है, और आप शायर भी है, अभी भी मालूम हो गया हमारे को। और आप इतनी ऊंचाई तक इतने सरल स्वभाव से पहुँचे हैं, तो ये भी हमें मालूम पड़ा है। पर एक बात आजकल की पीढ़ी को हम देखते हैं, वैसे आपका बचपन कैसे गुजरा, आप थोड़ी सी रोशनी डालना चाहोगे इस पर कि बचपन कैसा रहना चाहिए और बचपन कैसा आपका गुजरा? मेरे बचपन की एक झलक तो मैंने एक शब्द के माध्यम से गई थी। अगर उसकी डिटेल में व्याख्या करूं तो मेरे बचपन के अंतर्गत जब से मैं अध्ययन में था, मान लिए 5 वर्ष की अवस्था की बात कर लें, 6 वर्ष की अवस्था, 10 वर्ष की अवस्था, 12 वर्ष की अवस्था, जो मेरा समय था, जिस प्रकार से पूरा कार्य, और इवन जिस समय मैं 10th में था, उस समय 10th वाले बच्चों को पढ़ाता था। मैं टोटली सेल्फ डिपेंडेंट रहा हूँ मैं।
और पिताजी हमारे शुरू से गंगासेर की नहीं, पूरे भारत में कह दूँ शायद ऐसी कोई जगह संभवतः नहीं होगी जहाँ उनका सेठ फतेह सिंह जी चोपड़ा, उनका नाम शायद सब लोग जानते होंगे। उनका सब जगह चोपड़ा मार्केट, चंपा मार्केट या चोपड़ा गोला हर जगह था। उनके वहीं 21 साल सर्विस की थी। लेकिन वो जब आंखों से लाचार हुए और हमारे घर में तीसरी बार बड़ी चोरी हुई, उसमें कुछ भी नहीं रहा, नथिंग, बिल्कुल एकदम जीरो, सब कुछ जा चुका था बिल्कुल। और इतना बड़ा गंगासेर गांव लगभग आधा उपस्थित हो गया था और खूब कहा कि आप ये सहयोग लीजिए। पिताजी ने कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं लेना, जो कुछ करना है मुझे मेरी मेहनत से करना है। और मुझे बचपन के वो क्षण भी याद है कि जब हम, इतनी समझ नहीं थी, बहुत छोटे थे, 7-8 साल के बच्चे थे, इतने नहीं समझते थे, और हमारे मन में इच्छा होगी कि हमें ये चीज़ खानी है या हमें ये चीज़ चाहिए, जैसा एक बचपन में स्वाभाविक होता है। तो पिताजी हमें कंधों पर उठा करके गंगासेर से बीकानेर लेके जाते हैं। टैक्सी के पैसे नहीं थे, लेकिन हमारी मनोकामना पूरी करते। तो उन्होंने जो आशीर्वाद दिया हमारे को और उस परिस्थिति में बताया, चाहे उन्होंने जो भी कार्य किया, लेकिन जब से समझ पकड़ी कि हमें पिताजी ने जिस रूप में हमारे इस कठिनाई संघर्ष में जीना सिखाया है, मेहनत करना सिखाया है, सच्चाई और ईमानदारी सिखाया है, तो हमने समझ लीजिए गृहस्थी के जितने काम जिस रूप में एक सामान्य व्यक्ति करते हैं वो सब कार्य मैंने किए हैं। सुबह 4 बजे उठ करके हम कार्य में लग जाते थे और रात को 12 बजे तक सब कार्य चलता रहता है। अपने तेरापन धर्म संघ की सबसे बड़ी युग परिषद की बात करूँगा, केंद्रीय कार्यालय जब गंगासेर था उस समय मैंने वहाँ कार्य किया है। उसके अंतर्गत भी सभी तरह के उन परिस्थितियों में, उन कठिनाइयों से जूझते हुए भी अपने आप को बड़ा संयमित रखा और उन कामों को आगे बढ़ाते। पढ़ाई के मामले में हमेशा थ्रू आउट, जब मैं जहाँ से पढ़ा वहाँ से मैं लगभग टॉप करके निकला हूँ मैं। तो उनकी आशीर्वाद से उस बचपन की कठिनाइयों को बड़े हंसते खेलते हुए गुजारा, कहीं कहीं महसूस नहीं होने देना और अपने मूल जो लक्ष्य थे, मूल जो हमारे संस्कार थे, उनमें क्षय होने नहीं दिया। ये सबसे बड़ी हमने इस चीज़ को पाया कि उसमें कहीं कमी नहीं आ जाए। बिल्कुल बहुत खूब, आपने संस्कारों पे भी बात कर ली, हार्ड वर्कमैनशिप की भी बात की है। तो अगर आपको अतीत में लेके चलते हैं, आप वापस फ्लैशबैक में जाते हैं, तो वो आप कौन सी घटनाओं को आपको लगता है कि ये अगर मतलब मैं अतीत में चले जाऊं कि यहाँ मैं सुधर सकता था या सुधार सकता था, तो वो कौन सा वाक्य होगा या कौन सी घटना होगी? मेरी ज़िंदगी की अगर मैं पूरा अतीत में कहीं से भी चला जाऊं, मुझे ऐसी नेगेटिविटी कहीं दिखाई नहीं देती है। मुझे ज़िंदगी का हर क्षण पॉजिटिविटी दिखाई देता है। नेगेटिविटी मेरी ज़िंदगी में ऐसा कुछ आया ही नहीं मुझे, क्योंकि हमने हमेशा माता पिता का रेस्पेक्ट किया, उनका बेहतर कहाँ कर सकते? नहीं, मैं वही बेहतर क्यों, हमने उस स्ट्रगल में हर चीज़ को बेहतर से बेहतर करने का इस तरह से प्रयास किया। एक ऐसा होना कि जहाँ कुछ कमी लगे तो उसकी बात करें। वैसे सुधार की आवश्यकता जिंदगी भर रहती है, लास्ट क्षण तक व्यक्ति अपने आप में इम्प्रूव करने की कोशिश करता है, लेकिन हमने किया वही बिल्कुल इस रूप में कि जो भी ऐसी कोई ऐसे क्षण, अब कल्पना सपोज कीजिए, अगर बचपन के नहीं युवावस्था की बात कर दें या किशोर की बात कर दें, घर में ग्रेजुएशन तक लाइट नहीं थी और लाइट कनेक्शन के लिए मुझे जाना पड़ा गंगासेर से बीकानेर। 7 दिन तक चक्कर काटे, साइकिल पर जाता, 10 किलोमीटर रोज़ 10 किलोमीटर आता। लेकिन एक दिन उस व्यक्ति ने 7वें दिन कहा अलग लेकर के तुम्हें 20 रुपये देने पड़ेंगे। मैंने कहा भैया 7 दिन हो गए, तुम पहले ये बात बता देता। तो उसने सोचा इजीली मिल जाएगा अभी। मैंने कहा ऐसा है, रिश्वत के नाम पर तो 20 पैसे 20 रुपये तो बहुत दूर की बात है, 20 पैसे का सिक्का भी जो उसमें चलता था, 10 पैसे भी चलते थे, 5 पैसे भी चलते थे। मैंने कहा 20 पैसे का सिक्का भी नहीं दूंगा मैं, और आज के बाद तुम्हारे पास आऊँगा नहीं मैं, तुम्हारी कैसा फाइल आगे नहीं जाएगी। मैंने कहा जाए नहीं जाए मुझे मतलब नहीं है, अगर तू एज ए गेस्ट मेरे घर पर आ गया तो मुझे मंजूर है, तुम्हें 100 रुपये लग गए खाना खिला दिया तो मुझे मंजूर है, लेकिन तुम चाहो रिश्वत के ऊपर दे दे, मैं 1 पैसा नहीं दूंगा, आज जा रहा हूँ, आज के बाद तुम्हारे पास आऊँगा नहीं। और वो व्यक्ति ये अपने आप थोड़े समय बाद में, दिवाली का सेम डे था, हम छोटी सी केबिन टाइप दुकान से बैठे थे, वाई कनेक्शन करके गए। वो संस्कार, वो दृढ़ता, जो फर्मनेस आती है, वो किस चीज़ से आई? वो संस्कारों के कारण आई, पिताजी के मूल्यों के कारण आई, उनकी शिक्षा के कारण आई, वरना पॉसिबल ही नहीं था। बात 20 रुपये नहीं थी, 20 रुपीज़ इज नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट ये था कि आपने अपने सिद्धांतों को, और जब मैं 22 वर्ष का हुआ, मेरा आरपीसी में सिलेक्शन हुआ इस सर्विस के अंतर्गत, मेरे से जो क्वेश्चन पूछा गया संभवतः आरपीसी छोड़ो शायद यूपीएससी में भी आज तक इसे पूछा गया, आई डाउट। मेरे से 2 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण पूछे गए। एक क्वेश्चन पूछा गया आचार्य श्री तुलसी ने जो राजीव लोंगोवाल समझौता करवाया था आमेट में, उसके बारे में। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि भाई यहाँ आने वाला हर युवक आदर्श की बातें करता है, जो भी युवा आता है
लेकिन जब वो सीट पर जाके बैठता है सब दरकिनार कर देता है। आप ताज्जुब करेंगे, मेरे साथ ऐसे मेरे साथी जो 7वीं बार इंटरव्यू फेस कर रहे थे, 7 टाइम्स। 7वीं बार का मतलब हो गया वो 4 बार जनरल कोटे में, 3 एनजी कोटे में, लेकिन उनका नहीं हुआ सब। अब मैं पहली बार इंटरव्यू फेस कर रहा था, 22 साल का युवक मात्र। अब वो माता पिता गुरुओं का आशीर्वाद क्या कमाने, मैंने बोल्डली उत्तर दिया, फर्मली उत्तर दिया। मैंने कहा मैडम आपका कथन अक्सर से सत्य है, लेकिन आज भी इस देश और दुनिया में सैकड़ों नहीं हजारों नहीं लाखों में से व्यक्ति जरूर है जिनकी कथन करनी मंत्र नहीं है। मैंने कहा आपकी नौकरी करने बहुत बाद में आया हूँ, मैंने मेरे एजुकेशन लाइफ में बचपन में अणुव्रत के संकल्प को स्वीकार कर रखा है। उसके बाद आप विश्वास नहीं करेंगे, एक क्वेश्चन नहीं पूछा गया, वरना इंटरव्यू का सिस्टम ये होता है जो रिप्लाई देते हैं उसी से वापस क्रॉस क्वेश्चन होता है। आप भी मैं रिप्लाई दे रहा हूँ, उससे पूछ रहे हैं मुझे, स्वाभाविक क्या होना चाहिए। लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा, नहीं, और पहली बार में सिलेक्शन हो गया। बिल्कुल पूछना इसलिए आपसे जरूरी लग रहा है कि आपके माध्यम से कई लोगों का नहीं, अच्छी बात है, दैट्स गुड, आई अंडरस्टैंड। लेकिन मैं उनकी बात बता रहा हूँ, हो सकता था मेरी इस रिप्लाई से क्रॉस क्वेश्चन करते, लेकिन उन्होंने नहीं कर पाए कुछ। आज ऊंचाई तक तो सब पहुंच जाते हैं, पर कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कहीं ना कहीं सोचते हैं कि नहीं मुझे यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, यहाँ इसको दबाना पड़ा, यहाँ इसको मस्का मारना पड़ा। पर आपकी जब जीवन शैली हम सुन रहे हैं तो कहीं ऐसी घटना नहीं दिखाई दे रही है। छोटे से इंटरव्यू सही, पर सब में आपने एक ठोस आंसर दिया है सबके लिए। पर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि परिवार, आज हम परिवार देखते हैं, संयुक्त परिवार जहाँ बिखर रहे हैं, जहाँ आप संयुक्त परिवार के बारे में और क्या कहना चाहेंगे, उस पर क्या रोशनी डालना है? संयुक्त परिवार का तो मुकाबला आज कहीं भी इंडिया क्या वर्ल्ड में भी कहीं हो नहीं सकता। और जो आज इंडिपेंडेंट रह रहे हैं वो स्थितियाँ समझते हैं। और आज हमारी युवा पीढ़ी की बात करूँ, मैं संस्कार निर्माण की कार्यशालाएं बहुत देश भर में जाता हूँ, मैं वर्कशॉप होती है मेरी, सेमिनार होती है, मैं जाता हूँ, इस टॉपिक पर बहुत सारी मेरी क्लासेज होती है। जो संस्कार परिवार में बड़ों से हैं, चाहे वो अनपढ़ हैं, चाहे वो कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनके पास जो अनुभवों का खजाना है और वो उनसे जो मिल पाता है, उस व्यक्ति का जो निर्माण होता है, वो देश के आप विदेश के किसी भी कोने में रह जाए, वो मैंने उन संस्कारों को अक्षुण्ण रखता है। लेकिन आज स्थितियाँ, हमारे समाज की बात कर लें, कुछ भी बात कर लें, मैं ये बात बड़ी फर्मली इस बात को कहता हूँ कि आजकल पेरेंट्स के पास में, वो हकीकत में देखा जाए किसी भी क्षेत्र में एनालिसिस कर लीजिए, वो 5-10% परिवार मिल जाए तो वो मोहल्ला, वो शहर या गांव या कस्बा या सिटी सौभाग्यशाली होगा जहाँ 24 मिनट में से 24 घंटे में से 24 मिनट का समय बच्चों को संस्कारों के लिए दिया जाता हो। बिजनेसमैन हो उससे बिजनेस से फुर्सत नहीं, इंडस्ट्रियलिस्ट को इंडस्ट्री फुर्सत नहीं, सर्विस वाले को सर्विस से फुर्सत नहीं, प्रोफेशनल वाले प्रोफेशनल से फुर्सत नहीं। पैसा खूब है, चाहे जो मंगा लो, चाहे जो दे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक मोबाइल नहीं 2 लो, एक बाइक नहीं 2 बाइक लो, 2 ट्यूशन नहीं 4 ट्यूशन करो, 4 ड्रेस नहीं 10 ड्रेस लो, लेकिन संस्कार देने के बारे में 24 मिनट का समय हकीकत में नहीं। और उसका परिणाम हमारा समाज भी इसका भुगत रहा है कि हम वो कुछ भी देना नहीं चाहते बच्चों से, और फिर उम्मीद करते हैं जब वो बड़े हो जाएं तो चाहते हैं जैसा हम चाहे वैसा बने। इट्स नॉट पॉसिबल। संयुक्त परिवार के द्वारा जो संस्कार बच्चों को दिए जाते हैं, कि उनके पास जो अनुभवों का खजाना, जो अपनी बात बात में, आज के बच्चे तो तरसते हैं, उनको कहानियां कहाँ सुनने को मिलती है, प्रश्न ही नहीं है बिल्कुल एकदम। आप चाहे इंग्लिश की पोएम कितनी सुना दें या और कुछ बता दें, लेकिन वो कहानियां नहीं मिल सकती। हमें याद है हम बचपन में सोते थे छत पर, हमारी परंपरा हुई थी, अगर थली की बात करें, गंगासर की बात करें, हम छत पर सोते थे, और उस समय जब तक पिताजी 1-2 कहानी नहीं सुनाते हम सोते नहीं थे बिल्कुल एकदम। और आज देख ले कहीं कोई कहानियाँ, वो संस्कार, वो चीज़ें, उन कहानियों के माध्यम से संस्कार मिल जाते थे। आपका जीवन कैसा होना चाहिए, आपके जीवन में संयम का क्या महत्व है, आपके जीवन में त्याग का क्या महत्व है, सच्चाई का क्या महत्व है, ईमानदारी का क्या महत्व है, किसी भी परिस्थिति में झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है, बेईमानी नहीं करना है। तो ये बहुत बड़ी बातें थी। संयुक्त परिवार की तो कोई, और आज स्थितियाँ आने लग गई है, लोग उनको चीज़ को भुगतने लग गए हैं, तो वापस स्थिति प्रयास करते हैं। ठीक है, कई सारी मजबूरियां अलग हो सकती है, ड्यू टू बिजनेस, ड्यू टू प्रोफेशन, वो एक अलग स्थिति हो सकती है, लेकिन वो व्यक्ति चाहता है कि मैं पेरेंट्स के साथ रहूं। और जो पेरेंट्स के साथ रह करके, वो कहते हैं, 4 पंक्तियां आपको निवेदन कर दूं कि अगर पति समझदार हो तो मकान जल्दी बन जाता है, पत्नी समझदार हो तो घर जल्दी बन जाता है, दोनों समझदार हो तो घर मंदिर बन जाता है, बच्चे भी समझदार हो तो घर स्वर्ग बन जाता है, और माता पिता साथ में और देव गुरु धर्म की कृपा तो घर स्वर्ग से भी सुंदर बन जाता है। वाह।
तो बहुत ही हमें उस खूब, घर को स्वर्ग से सुंदर बनाना है तो माता पिता का योगदान, उनका साथ रहना और साथ साथ में देवगुरु धर्म की कृपा आवश्यक है। वो स्वर्ग यही है और कहीं भी नहीं है। ये स्वर्ग हम इस घर को बना सकते हैं। राजेंद्र जी, आपकी जो पारिवारिक मूल्यों के प्रति जो निष्ठा है, हम उनकी सम्मान करते हैं, उनका कदर करते हैं उनकी। और आपने जो यहाँ पे कहा कि संस्कार निर्माण जो होते हैं वो परिवार से शुरू होते हैं, एक बहुत बड़ी बात कही आपने। और उसमें जो सबसे बड़ा योगदान होता है वो माता पिता का होता है, भाइयों बहनों का होता है योगदान। तो मैं ये जानना चाहूँगा राजेंद्र जी कि आपके ये जो जीवन मूल्य हैं, इन जीवन मूल्यों को किसने प्रभावित किया? कोई ऐसा मार्गदर्शक, कोई ऐसा व्यक्ति जिस व्यक्ति की वजह से आपके अंदर ये संस्कार पनपे? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। मूल तो मैंने जैसा शुरू में निवेदन किया कि मैं इस चीज़ों के बारे में अपने पिताजी को अपने आदर्श के रूप में रखना चाहूँगा, जिनसे मुझे शुरू से प्रेरणा मिली। उसके बाद बचपन से मेरा झुकाव साधु संतों के प्रति बहुत था। और मैं कुछ का नामोल्लेख कर दूं जिनका मेरे जीवन निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। श्रद्धेय मुनि श्री राजकुंड जी स्वामी, श्रद्धेय मुनि श्री राकेश कुमार जी, मुनि श्री मधुकर जी स्वामी और गुरुदेव श्री तुलसी। उन्होंने जब भी कोई चीज़, कुछ भी बात हुई, मैं बचपन से बहुत स्पष्ट बोलने में, बहुत कोई भी चीज़ होती, हम लोगों को चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे संस्था हो, चाहे संघ हो, कुछ भी हो, आलोचना नहीं करनी, लेकिन समालोचना हमेशा करते रहना चाहिए। अगर हम समालोचना नहीं करते हैं तो हम पीछे रह जाएंगे, क्योंकि उसकी तरफ नहीं देख पाएंगे कि हमें क्या सुधार करना है, इंप्रूवमेंट की कहाँ आवश्यकता है, तो शायद वो चीज़ हो नहीं पाएगी। इसलिए समालोचना साधु साध्वियाँ करें, अपन करें, चाहे सामश्री करें, पाक्षिक करें, चाहे चातुर्मासी करें, प्रतिक्रमण किस लिए करते हैं? जो भूलें हुई है उसी के लिए तो प्रायश्चित करते हैं, उसी के लिए तो प्रतिक्रमण करते हैं। पीछे लौटने किस बात के लिए? और जो केवल व्यक्ति पीछे लौटे नहीं, आगे आगे चलता रहे, तो क्या पता कई बार ऐसी स्थिति आ जाए कि वो पीछे से आगे से पीछे कहाँ आ जाएगा, सोच भी नहीं सकते बिल्कुल। इसलिए इन व्यक्तियों का मेरे जीवन निर्माण में बहुत बहुत अहम रोल रहा है। और मैंने जब ये चीज़ें देखी कि जो सुख संयम में, त्याग में है, वो भोग में कभी सुख है नहीं, इसलिए मैंने भौतिक चीज़ों को कभी उनके प्रति आसक्ति नहीं रही। मैं आज मेरी 30 साल से ऊपर की गवर्नमेंट सर्विस हुई है। मैं बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के यहाँ और के यहाँ बिजनेसमैन उनसे मिलता हूँ, जाता हूँ, लेकिन उनके 2 लाख के सोफे पर बैठ के जो आनंद नहीं आता, वो मुझे 150 रुपये की कैन की कुर्सी पर बैठ के आनंद आता है। मैं उसी को अपना अच्छा मानता हूँ बिल्कुल एकदम। और मैंने ऐसे मेरे जीवन के, जैसे आप बता रहे हैं, मैं चूँकि टीचिंग लाइन से शुरुआत से जुड़ा रहा हूँ। अपने समाज का कोचिंग सेंटर मैंने वर्षों तक चलाया, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, जैन समाज का कंप्लीट। ज्ञानशाला, बच्चों के संस्कार निर्माण की बात है तो आज की ज्ञानशाला नहीं जो संडे चलती हो, मेरी ज्ञानशाला 12 से 12.5 साल तक लगातार चली, 365 दिन। संवत्सरी के दिन भी ज्ञानशाला होती थी, व्याख्यान के बीच में भी क्लास होती थी मेरी, उस दिन बंद नहीं हुई। और राजेंद्र सेठिया को 104 डिग्री बुखार है तो भी ज्ञानशाला होगी, ज्ञानशाला बंद नहीं होगी। और महाभारत और रामायण के सीरियल आते, आपको पता हो, आज की तरह हर बेडरूम में, ड्राइंग रूम में टीवी नहीं हुआ करती। एक पान वाले की दुकान पर छोटा सा सलोरा का, डायनो का ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता, तो उसमें एक लाइन लगती थी रोड पर पूरा उसको देखने के लिए। और आप सरप्राइज करेंगे कि गंगा शहर में गंगाराम स्वामी के देवलोक के बाद शांति निकेतन ताले लगने शुरू हुए, लेकिन ज्ञानशाला के लिए ताले खुलते थे। और उसमें एज लिमिट नहीं थी, कन्याएं आती, युवक आते, युवतियाँ आती, महिलाएं आती, किशोर आते और छोटे बच्चे भी आते, 250 के आसपास पुत्र। आज जो संस्कार उन्होंने जो कोचिंग और ज्ञानशाला ले रहे हैं, मैं गौरव के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मैं कभी गर्व नहीं करता, अभिमान नहीं करता, दर्प नहीं करता, ईगो नहीं करता मैं, लेकिन मुझे गौरव है आज भी उनकी जो ज्ञानशाला या कोचिंग के जो बच्चे जिस टाइप से निकले हैं, जिस क्षेत्रों में उन्होंने अपनी आज मुकाम हासिल किया है, आज मैं उन पर हर दृष्टि से, उन्होंने व्यावसायिक क्षेत्र में, प्रोफेशनल क्षेत्र में और आध्यात्मिक क्षेत्र में जो तरक्की हासिल की है। और इवन मुझे खुशी उस बात की होती है जब पूज्य वर्ग के श्री चरणों में आते हैं या बड़े से बड़ी वीआईपी से मिलते हैं, एक ही शब्द कहते हैं, आज जो कुछ है सर के कारण है। तो हमारी कमाई ये है, हमने उस चीज़ों को उस रूप में आगे बढ़ाने का प्रयास किया। आज भी वो सब लोग मुझे उसी रूप में इतना रिगार्ड, रेस्पेक्ट और सम्मान देते हैं। अभी 2-3 दिन मैं पहुंचा, 5 तारीख को परसों यहाँ, मेरे भी थोड़ा स्लिप हो गया, सुबह से उतरा ही था, मैसूर से आया उपासक की यात्रा करके, इतने फ़ोन आने शुरू हो गए। आते ही सीधा शुरू ने कहा, सर आज तो 5 सितंबर है, टीचर्स डे। आज लोगों को पता ही नहीं रहता टीचर्स डे का, जबकि उनको छोड़े हुए मुझे 27 साल हो गए। लेकिन आज भी वो चीज़ें, मूल क्या है कि किताबी ज्ञान नहीं दिया। किताबी ज्ञान में मेरे स्टूडेंट
मेरी कॉलेज के जैन कॉलेज जहाँ पढ़ा हूँ, जहाँ 30 लेक्चर थे, उनके लड़के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में नहीं आते, और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 500 मेरे ही आते, तो उसमें भी पीछे नहीं, लेकिन संस्कार के मामले में और ही उससे आगे। और आज उन पर समाज भी नाज करता है, गौरव करता है। तो इसलिए ये निश्चित, ये जो आप फरमा रहे हैं कि ऐसे व्यक्तियों की जब उनको भी समय समय पर ये प्रेरणा दी गई कि किस प्रकार से चारित्रात्माओं के सानिध्य में रह करके अपने जीवन को अच्छा बनाएं, और आदर्श हमेशा किसी अच्छी चीज़ को रखना चाहिए। क्योंकि एग्जाम्पल दिया जाता है हमेशा अच्छी का दिया जाता है, बुरी का क्या एग्जाम्पल लेना, कभी नहीं दिया जाता है। हो सकता है किसी ने गलती की हो, भूल भी की हो, तो उसका एग्जाम्पल कोड नहीं किया जाता, एग्जाम्पल हमेशा अच्छी चीज़ का दिया जाता है। तो मुझे बहुत इस बात का गौरव है, सात्विक गौरव है, मुझे प्रसन्नता है कि आज मेरे स्टूडेंट्स भी जो चीज़ें मैंने उनको प्रदान की उनको आज भी वो याद करते हैं, और ये जब शब्द कहते हैं मेरा सीना गौरव से चौड़ा हो जाता है कि आज वो कहते हैं जो कुछ हम सर के कारण है, चाहे वो मेरे से भी 10 गुण आगे बढ़ गए होंगे, 50 गुण आगे बढ़ गए होंगे, लेकिन उनका रिगार्ड, रेस्पेक्ट, और उनकी जून का महीना गर्मी में खड़े और आंख का इशारा हो जाए, उनकी हिम्मत नहीं वहाँ से एक कदम हटा ले, इतना आज भी मानते हैं। तो ये सब चीज़ें मूल संस्कारों के उनके कारण है। उन्होंने आध्यात्मिक प्रगति की है, भौतिक प्रगति की है, सब प्रगति की है, लेकिन साथ साथ अपने व्यवहार को, अपने संस्कार को हमेशा जिंदा रखा है। बहुत ही उम्दा बात कही आपने कि आप अपने आदर्शों को हमेशा सुरक्षित रखें, हमेशा बचा के रखें। तमाम युवा जो आज ये देख रहे हैं और जो सरकारी सेवा में जाना चाहते हैं, व्यापार के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, वो उनके आदर्श हैं ये। उन्होंने ये सिखाया है कि अपने संस्कारों को कभी आप मिटाओ मत। तो आपसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आप सरकारी सेवा में हैं, और सरकारी सेवा का जो परसेप्शन है हमारे दिमाग में, वो परसेप्शन नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। नेगेटिव ज़्यादा है। तो आपके इस यात्रा में आपको कभी भी दबाव नहीं सहना पड़ा, कभी भी आपके पर दबाव नहीं आया कोई गलत कार्य करने का, और आपने उसका विरोध कैसे किया? आप में वो शक्ति कैसे है कि आप उसका सामना करें और उसका विरोध करें? सरकारी सेवा में 100% डेडिकेशन, डिवोशन, ऑनेस्टी के साथ चलना खांडे की धार पर चलने के समान है। आज के टाइम में पग पग पर एक एक उस तलवार की धार पर चलना है। ये मैंने वेरी बिगिनिंग से ये चीज़ महसूस की है। अनेकानेक संघर्ष, अनेकानेक कठिनाइयाँ आई है, इवन अनेकानेक मिथ्या आरोप भी लगे हैं, लेकिन कभी भी उनसे घबराए नहीं। हमेशा अपने मूल्यों को इतना सुरक्षित रखा कि अगर सर्विस छोड़नी भी पड़े तो इमीडिएट इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। कोई खास बात नहीं है, क्योंकि इतनी माता पिता गुरुओं का आशीर्वाद से इतनी कैपेबिलिटी है कि घर बैठ के भी मैं सुबह दिसंबर के महीने में जब सनराइज होता था गंगा शहर बीकानेर में 7:30 बजे, 4 बजे लड़कियां पढ़ने आ जाती थी मेरे पास में, यू कांट इमेजिन। और रात को 12 बजे तक मैं सीट नहीं छोड़ूं तो मुझे फुर्सत नहीं थी बिल्कुल एकदम। तो इसलिए मैं यहाँ तक तैयार था। लोग तो आज एक सहायक कर्मचारी 4th क्लास की जॉब होती है गवर्नमेंट की, उसके लिए भी एक सीट के लिए 1000 आदमी खड़े हो जाते हैं, और ये तो हमारी टॉप लेवल की स्टेट सर्विस की टॉप लेवल की सर्विस है, उसके लिए भी कभी भी। और इवन जहाँ अपने सरकारी सेवा लेके मैं अपने युवा साथियों को सबको प्रेरणा देना चाहूँगा, चाहे कुछ भी है, रिजर्वेशन है, चाहे कुछ भी कोई स्थिति है, मेरे जिस टाइप का जो सिलेक्शन था या मेरे समय में जो वैकेंसी थी वो तो शायद किसी के ना तो मेरे से पहले हुई ना आने वाले की संभावना है। ओनली 100 सीट, 52 रिजर्व और 2.5 लाख फॉर्म, और परसेंटेज बाद में निकाल लेना आप। लेकिन लक्ष्य क्या था? आउट ऑफ 48 एक सीट मेरी होनी चाहिए, दैट्स ऑल, इसके अलावा कुछ भी नहीं। जिस दिन आपका लक्ष्य ये बन जाएगा कि जैसे अर्जुन का लक्ष्य था कि केवल चिड़िया नहीं उसकी आंख, तो आपका लक्ष्य हो जाएगा कि मुझे 48 में से एक सीट मेरी पक्की है, चाहे 2.5 लाख फॉर्म भरे हो तो 1 लाख भरे गए हो, कितना रिजर्वेशन है डजंट मैटर। उस दिन वो व्यक्ति 100% सफलता प्राप्त करेगा, कोई रोकने वाला नहीं होगा। और हमने इसी टारगेट को आधार माना कि नहीं, मुझे कोई लेना देना नहीं। और मैंने साहब ने एग्जाम्पल मेरे गंगा सर के, मेरे से बहुत इंटेलिजेंट, बड़े सुख सुविधावादी सब रहने वाले, और 7 लोगों ने इंटरव्यू किया, किसी का भी नहीं हुआ, केवल एकमात्र मेरा हुआ। तो लक्ष्य वो भी किस आया हूँ, मेरी एक्चुअली ये मेरा एम नहीं था। मैं बेसिकली टीचिंग लाइन से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ हूँ। गर्ल्स कॉलेज में, नाइट कॉलेज में जो मैंने पढ़ाया वो भी एक इतिहास की बात है, आज के टाइम में नहीं मिलता है। मैं 21 साल का पढ़ाने वाला, पढ़ने वाले सब 35 to 45 की एज के, ऑल आर गवर्नमेंट सर्वेंट, कोई बैंक में, कोई रेलवे में, कोई कहेंगे। लेकिन उनको पढ़ाया, नाइट कॉलेज थी, प्राय लाइट जाती, और मेरी क्लास कैसे होती? संभवतः आप लोगों ने एग्जाम्पल नहीं सुना होगा, ब्लैक बोर्ड के दोनों साइड में कैंडल लगती थी, एक एक स्टूडेंट की टेबल पर कैंडल लगती थी, मेरी क्लास होती।
और मेरी क्लास के बाद में प्रिंसिपल सर आते, 2 दरवाजे थे, मैं इधर से निकलता, प्रिंसिपल सर अंदर के थे, बच्चे सब उधर से बाहर, एक भी अटेंड नहीं करते। मैंने 1-2 बार उनको डांटा और मैं उनको पनिश कर देता था, खड़े कर देता था, कुछ भी नहीं करते। मैंने कहा भाई आप लोग क्या बात है, आप सर आते हैं, प्रिंसिपल सर आते हैं, सर इतना तो जानते हो हम कोई प्राइमरी के बच्चे नहीं हैं। मन में सोचूं मेरे जितने जितने लड़के लड़कियां आपके, क्या 40 साल के हो, मैं 21 साल का हूं, आपके 17, 18, 20 साल के लड़के लड़कियां होंगे आपके। उन्होंने कहा मैं 8:30-9 बजे घर छोड़ा है, इनका कुछ समझ में नहीं आता, मैं पढ़ाया लिखाया, हम क्यों टाइम बर्बाद करेंगे, घर जाएंगे, नहाएंगे धोएंगे, बीवी बच्चों के साथ बैठेंगे, खाना खाएंगे, क्यों टाइम वेस्ट करें। एक दिन लाइट चली गई, एल आकार की बिल्डिंग थी, प्रिंसिपल सर बैठ गया, पीएन को कहा सेठिया साहब की कुर्सी लगा दो, बटने चुल उनके अंडर में काम करे, मैं भी बैठ गया। इकट्ठे हो गए आगे लड़के, सर आप मोमबत्ती मंगाए वरना हम पैकेट लेके आते हैं, हमें क्लास अटेंड करनी है। अब आप बताइए उसके बिना आज के टाइम में कौन माने इसके बारे में। तो आप जब ये चीज़ डेडिकेशन डिवोशन हो रहा आज के युग में, निश्चित रूप से हिंदू संस्कृति मान ले, कलयुग चल रहा है, जैन संस्कृति मान ले, दुश्महारा चल रहा है, और इस सारे के भी 21,000 वर्ष में भी तो 2076 वर्ष निकले, अभी तो बहुत बाकी 2026 वर्ष निकले, बहुत बाकी पड़े, कुछ भी नहीं है। स्थितियां विपरीत रहेगी, लेकिन मैं एक बात बहुत ठोसपूर्व फर्मली कहता हूँ, दृढ़तापूर्व कहता हूँ, न केवल भारत बल्कि संपूर्ण विश्व, अगर ग्लोबल की बात कर लें, आज भी 2, 4, 5%, मैं आगे तो फिगर नहीं बढ़ाऊंगा, इतने लोग डेडिकेटेड, डिवोटेड, ऑनेस्ट, त्यागी, तपस्वी, सेमी हैं, वो दुनिया उन 5% पर चल रही है, नहीं कि 95% चोर भ्रष्ट बेईमानों पर चल रही है। इट्स ए यूनिवर्सल ट्रूथ, आज की डेट में ये सत्य है, सही है। ठीक है, धीरे धीरे इसका ह्रास होगा, क्योंकि काल का प्रभाव हुए बिना रहेगा नहीं, ये होगा। 5वें आर्य अंतिम में बहुत विकट परिस्थिति, 6ठे आर्य में तो जैन धर्म का विलास हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। पहले शुरुआत के 6ठा आर्य प्रारंभ होते ही पहले जो अपना प्रहर होगा उसी में खत्म हो जाएगा पूरा। लेकिन आज वो स्थितियां हैं, और आप लोग भी देखते होंगे, कभी पढ़ते होंगे, सुनते होंगे समाचार पत्रों में, टीवी में, कि ऐसी ऐसी घटनाएं आती हैं, हमारा रोमांचित हो जाते हैं कि देखिए एक बिल्कुल गरीब सा व्यक्ति या रिक्शा पुलर है, उसके बावजूद ऑनेस्टी जिंदा है। तो हमें तो उन 5% को देखना है, हमारा लक्ष्य उन 5% के टारगेट को कैसे आगे बढ़ाएं, उसको 5.25, 5.5, 6 कैसे करें ताकि ऑटोमेटिकली वो रिड्यूस हो जाए। हम 95% की तरफ नहीं देखें कि वो चीज़ है, और ये लक्ष्य सोचेंगे तो निश्चित रूप से सरकारी सेवा में जाना, लेकिन जाए वही मुझे सेवा करनी है। अगर लक्ष्य योग सरकार में जाकर के, अब आप इंटरव्यू की बात कर रहे हैं, जब मैं वहाँ गया तो मेरे से जो चीज़ पूछी, मुझे एक व्यक्ति ने कहा, मैंने कहा भैया मैं अजमेर कभी गया नहीं हूँ आज तक, कभी मैंने यात्रा की नहीं है, साथ चलना, तुम्हारा किराया बेड़ा दे दूंगा, ठहरने का जो खर्चा को वहन कर दूंगा। कि साहब उनको, मैंने कहा कुछ भी नहीं देना मुझे, बिल्कुल एकदम, मुझे तो मेरे उस पर विश्वास है, एबिलिटी पर, और मुझे माता पिता गुरुओं का आशीर्वाद है, और उस आधार पर मुझे चयन होता, अच्छी बात है, नहीं होता मैं तो ऑलरेडी जॉब में हूँ, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या अकाउंट सर्विस मुझसे पहले दिया था, उसमें मेरा राजस्थान में 16वीं मेरिट थी, उससे पहले मैं टीचिंग लाइन से ऑलरेडी जुड़ा हुआ था। तो मेरा तो ये लक्ष्य, मैंने जो शुरुआत में निवेदन की, मैं क्यों आया हूँ, पिताजी का एक सपना था, और हमारी छोटी सी कैबिन थी, अब तो मेरे सब इन-लॉज वाले हैं, वो लोग बैठते बात करते, हथाई कहते हैं मारवाड़ी में, आप सब जानते होंगे, रात को बैठते बातचीत करते, तो वो कहते हैं कि मेरा बेटा एक दिन बड़ा अफसर बनेगा, 5,000 रुपये महीना कमाएगा। उसमें सैलरी थी ग्रेड 220 का, कुछ भी नहीं था बिल्कुल। तो उनके स्वप्न को मुझे साकार करना था, इसलिए मैं इस सर्विस के अंतर्गत, मेरी पहली जॉब बैंक में हो गई, सिलेक्शन हो गया पहली बार में, मैं गया नहीं, भरतपुर दिया मुझे, मेरे लिए पिताजी की सेवा इंपॉर्टेंट है, मैं सेवा को छोड़ के गया नहीं। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, नौकरी जरूरी नहीं है, मुझे आपकी सेवा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए गया नहीं। सेकंड ये दिया अकाउंट्स का, इसमें हो गया, थर्ड ये दिया, तीनों हो गया। तो उनके सपने को साकार करना था, इसलिए मैं इस लाइन में आया हूँ। बाकी अगर उनकी सोच नहीं तो आने का मतलब ही नहीं था बिल्कुल। मैं टीचिंग लाइन से जुड़ा और उससे सेटिस्फाइड हूँ। जो भी आप टीचिंग लाइन से जुड़े हो, ये तो बहुत कुछ, और आपसे हमने बहुत कुछ सीखा है, पर आपके वाक्य में, हर प्रश्न में यही था, पिताजी गुरु, पिताजी गुरु। तो यही कहना चाहूँगी कि कोई रिश्ता इतना अनोखा नहीं होता, इस प्यार में बेवफाई का झरोका नहीं होता, कर दो फना जिंदगी अपनी माँ बाप के कदमों में, यही वो प्यार है जिसमें धोखा नहीं होता, जिसमें धोखा नहीं होता। बस बहुत खूब, बिल्कुल। इन्होंने जो बात कही कि लक्ष्य पर अगर अपनी निगाह हो और लक्ष्य को पाने की निष्ठा हो, तो वो लक्ष्य भेदन आसान हो जाता है। जिस तरह एक किसी ने कहा है कि बड़ी शिद्दत से मैंने अगर किसी को पाने की कोशिश की है तो सारी कायनात ने उसे मिलाने की कोशिश की है। अगर हम बड़ी शिद्दत से कोई चीज को पाने की कोशिश करने लग जाते हैं तो पूरी कायनात उसको मिलाने की कोशिश में लग जाती है। तो आपने जैन आगम के बारे में भी कुछ कहा, 5वें आर्य 6ठे आर्य की बात की, 6ठे आर्य के लिए कहा, आप उपासक भी हैं
जी। आप जगह जगह उपासक के तौर पर यात्राएं करते हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो आपका अनुभव है एज ए उपासक, इतने लोगों से मिलना, उनके जो मन के अंदर जो डाउट्स हैं उन डाउट्स को क्लियर करना, उन शंकाओं को क्लियर करना, ये पूरा अनुभव आपका कैसा रहा अब तक? बहुत एक्सीलेंट रहा मेरा। बहुत अभी तक जिन क्षेत्रों में गया हूँ इतना बढ़िया अनुभव रहा। लोगों ने इतना, जब मेरी सुबह से लेकर रात को 10:30-11 बजे तक निरंतर क्लासेस चलती रहती, और दोपहर के समय तो विशेष रूप से महिलाएं अपने बच्चों को लेकर के मेरे पास इतनी आती कि टाइम होता 2 से 3, वो 3:30 हो जाते, 4 हो जाते, 4:30 हो जाते, 4:45 हो जाते। आखिर कहते हैं भैया 24 करना, हमें जाना है, घर भी जाना है, टाइम कम है, प्रतिगुण का समय हो जाएगा, लेकिन उनकी ये इच्छा रहती। और आज मुझे कहते हुए खुशी है, भी लेटेस्ट यात्रा जो मैसूर करके मैं यहाँ आया हूँ, तो उस यात्रा के अंतर्गत भी संवत्सरी का हमारा कार्यक्रम सुबह शुरू होने के बाद रात को 10:30 बजे तक हमने चलाया। और ये जो जिज्ञासा है, प्रश्न पूछने की अनेकानेक युवाओं की जिज्ञासाएं थी, और मेरी इतनी सारी क्लासेज उन्होंने करवाई, चाहे वो टाइम मैनेजमेंट की बात हो, चाहे बिहेवियरल एटीट्यूड की बात हो, चाहे हैप्पी एंड हार्मोनियस फैमिली की सेमिनार की बात हो। और उसके अंतर्गत जब भी क्लास घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे जब भी चली, एक व्यक्ति ने भी किसी, क्योंकि उनको कुछ हमेशा अपन युवाओं को कुछ क्रिएटिव चीज़ उनके बेटरमेंट के लिए बताएंगे कि उससे आपका फ्यूचर कैसा अच्छा हो सकता है। नॉट ओनली कैरियर, अगर आपने एक अच्छे इंसान सबसे पहले बन गए तो निश्चित रूप से जिस फील्ड में जाओगे सफलता आपको मिल जाएगी। और इसलिए बीइंग मैं इंडस्ट्री डिपार्टमेंट सबको एक प्रेरणा दे के आता हूँ। उन लोगों को कई लोगों ने फॉलो भी किया है कि एक इंडस्ट्री लगाने वाला व्यक्ति इंडस्ट्रियलिस्ट कहलाता है, एंटरप्रेन्योर कहलाता है। और उसके लिए आपको लोन भी लेना पड़ता है, फाइनेंस भी चाहिए, इंस्टॉलमेंट भी पे करनी पड़ती है, इंटरेस्ट भी लगता है। मैं उनको टोटली जितने प्रेजेंट उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एंटरप्रेन्योर बना देता हूँ। कुछ भी नहीं लगाना, नथिंग, बिल्कुल विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। एक पैसा लोन नहीं लेना, एक किस्त नहीं चुकानी, ब्याज नहीं चुकाना, वो भी एक नहीं 3-3 फैक्ट्री एक साथ में। उनको ये कहता हूँ थोड़ा सा अभ्यास कर लीजिए, संयम और साधना कर लीजिए, माइंड में लगा लीजिए आइस फैक्ट्री, मुंह में लगा लीजिए शुगर फैक्ट्री, और हार्ट में लगा लीजिए लव फैक्ट्री। योर लाइफ बिकेम सेटिस्फैक्ट्री। ये 3 फैक्ट्री लगा लीजिए, आपका जीवन ऐसा बन जाएगा, कहीं भी किसी भी कोने में चला जाइए, सफलता आपके कदमों में होगी, आपको रोकने वाला नहीं होगा। और ये जिंदगी एक रियल एंटरप्रेन्योर हो गए। उस एंटरप्रेन्योरशिप में तो सफलता हो भी जाए, नहीं भी हो जाए, इट्स नॉट नेसेसरी। There are so many reasons due to government policy, financial problems, workers, labor's problem, raw material problem, marketing problems. There are so many facts. लेकिन अगर ये फैक्ट्रियाँ बॉडी में इंस्टॉल कर ली, सफलता सुनिश्चित है, कोई रोकने वाला नहीं। और प्रयास यही करते हैं कि वो आदमी बन जाए इसके बारे में। तो उपासक श्रेणी के रूप में जिन जिन क्षेत्रों में को भूटान 2 बार जाके आया हूँ मैं, अभी इधर जाए अंकलेश्वर बड़ूच जाना हुआ, पंजाब में कई क्षेत्रों में जाना हुआ, तो निश्चित रूप से उन लोगों की अनेकानेक जिज्ञासाएं रहती है। क्योंकि जब स्वाध्याय करने की आदत डे बाय डे हमारी छूट रही है, जब हम स्वाध्याय नहीं करते, पढ़ते नहीं अच्छी पुस्तकों को, तो हमें नॉलेज मिलता नहीं। तो उनको कोई भी चीज़ बताई जाती है, उनको लगता है कि हाँ ये चीज़ हमारे लिए फ्रूटफुल है, फिर वो युवा छोड़ के जाते भी नहीं। और उनसे यही बात कहते हैं, आपको इनमें से जो भी अच्छा लगे, 1% अच्छा लगे, प्लीज़ उसको सिलेक्ट कीजिए, उसको फॉलो कीजिए, छोड़ दीजिए लिव इट 99 को, क्योंकि दिमाग ऐसी ज़्यादा बोझिल है, ज़्यादा भारी करने की जरूरत नहीं। लेकिन अच्छा लगे उसको हासिल करके उसको फॉलो करें, उसको एग्जीक्यूट करें, तब उसका फायदा मिल पाएगा। और गुरुदेव तुलसी का कथन चिंतन, निर्णय और क्रियान्विति, अगर इन तीनों में जितना गैप रहेगा उतना ही फिर सफलता मिलेगी नहीं। अगर आपने चिंतन कर लिया तो निर्णय इमीडिएट लेकर उसको एग्जीक्यूट करने का प्रयास करें, और एग्जीक्यूट करेंगे उसका रिजल्ट आता है। और उसका रिजल्ट बहुत कुछ आया है। एक एग्जाम्पल, जस्ट एक सर्विस लाइन का एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जब मेरी गंगानगर हनुमानगढ़ पोस्टिंग थी 2002 से लेकर 2007 तक 5 साल रहा था, 3 साल हनुमानगढ़, 2 साल गंगानगर। राजस्थान सरकार, भारत सरकार की एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम थी जो 2008 तक थी, बाद में उसके चेंज हो गई, जो आज भी चल रही पीएमजीपी, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, उसमें थी PMRY, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। स्थिति ये थी उसकी स्कीम में, रिकवरी परसेंटेज इज ओनली 10, NPS 90%। आप कल्पना कर लो क्या स्थिति हो सकती है, बैंक लोन कैसे दें। मैंने जाते ही मेरी ट्रेनिंग ऑफिस में शुरुआत कराई, एक कबाड़ का कमरा था, उसको साफ कराया, सब कुछ करा करके उसको ट्रेनिंग हॉल बना दिया, सिंपल सा, जो भी, क्यों हमारे पास इस टाइप के इतने बजट की व्यवस्था होती नहीं, लेकिन जैसे भी हुआ मैंने कलर तक चेंज कर दिया गवर्नमेंट का, वो जो होता है, मैंने पिंक कलर करवा दिया रूम में अलग से, ताकि थोड़ा वो एनवायरनमेंट भी एक अलग मिले उसके बारे में। एक क्लास लेता 12 दिन में 2.5 घंटे की मात्र, और उन बच्चों को जो मैंने समझाया, उन लोगों से जो गुरुदेव तुलसी की भाषा में जो भेंट ली मैंने, मुझे आज कहते हुए फक्र है कि मैंने लगभग
1800-2000 युवाओं को नशा मुक्त किया। और उसका परिणाम ये रहा कि जब मैं वहाँ से आ रहा हूँ तो वहाँ के बैंकर्स, वहाँ का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, वहाँ के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव क्या कहते हैं, नाउ अवर रिकवरी इज 90, एनपीए ओनली 10। जस्ट रिवर्स। सोच भी नहीं, वो उनकी भाषा में ये सब थे कि हमने विश्व के 7 आश्चर्य तो पढ़े, 8वां प्रत्यक्ष देख लिया हमने। जबकि एज ए बैंकर आप लोग भी प्रोफेशनल इंडस्ट्री मानते हैं कि 1% एनपीए को घटाने के लिए एडी चोटी का जोर लगाना पड़ता है बैंक को, और हमारी स्कीम में मैं 10 to 90 में कन्वर्ट करके 90 to 10 में कन्वर्ट करके, केवल इसी कारण से उनसे वही चीज़, उनका नशा छुड़वाया, उनकी फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हेल्थ अच्छी हो गई, उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। उनके दिमाग में बात बैठा दी कि रोज़ की 4 रोटी खाते हो 3 खा लेना, ज़्यादा चुस्त रहोगे, दुरुस्त रहोगे, तंदुरुस्त रहोगे। लेकिन बैंक का कर्जा पाई पाई चुकाना। आज जिस व्यक्ति ने 50,000 या 2 लाख से काम शुरू किया, मेरे पास सैकड़ों एग्जाम्पल ऐसे है, आज उनके करोड़ों की लिमिट है बैंक की। किस कारण से? वही ऑनेस्टी और वो संकल्प पत्र मेरे पास आज भी, इट्स माई पर्सनल प्रॉपर्टी। बाकी सब तो ऑफिस का रिकॉर्ड ऑफिस में है, लेकिन जो बैंक लेता कि ना मुझे नोट चाहिए, सरकार तिनका बहुत देती है, मेरा परिवार का काम बहुत आराम से चलता है। आप सबके पास वोटिंग राइट है, मुझे आपके ज़िले में चुनाव नहीं लड़ना, वोट भी नहीं चाहिए। मकान मेरे पिताजी मेरे को छोड़ के गए वसीयत में, इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं चाहिए, पुराना भी है लेकिन मेरा मकान है, मुझे ज़रूरत नहीं है। प्लॉट भी नहीं चाहिए आपका, तो नोट नहीं चाहिए, वोट नहीं चाहिए, प्लॉट नहीं चाहिए, आपके जीवन की खोट चाहिए। जो दुर्गुण, जो दुर्वश, जो नशा है, मेहरबानी करके वो त्याग करके मुझे संकल्प रूप में दे दीजिए। इट्स नॉट कंपल्सरी, इट्स 100% वॉलेंटरली। क्लास में रेगुलर आना, कहीं देखा नहीं होगा, सुना नहीं होगा, आपकी भी बहुत सारी वर्कशॉप होती, 2 बार अटेंडेंस विद सिग्नेचर, नोट बाय ए और पी। अगर बिना परमिशन से आउट हो गया तो नाम काट दिया जाएगा, सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा किसी कीमत पर। बड़े से बड़ा प्रेशर आ जाए, फोन आ जाए। आगे एक बार मेरे पास लोग इकट्ठे होकर के पॉलिटिशियंस, जैसे आपको कौन सी आप आईएएस की ट्रेनिंग कराए हो, इतना इस टाइप से ऐसा कर रखा है। मैंने कहा मुझे आईएएस के लगाएंगे तब देखा जाऊंगा। अभी जिसके लगाया है ये रजिस्टर पड़ा सामने, देख लीजिए, आपका बच्चा नहीं है, मैं सर्टिफिकेट नहीं दूंगा किसी कीमत पर। उसके बाद नेक्स्ट बेस में आया, पूरी अटेंड की, सर्टिफिकेट मिला। 3 साल मेरा ट्रांसफर हुआ तो वही लोग इकट्ठे होकर आ रहे हैं कि सर हम आपको जाने नहीं देंगे यहाँ से। अरे मैंने कहा भैया बहुत रह लिया, अब तो यहाँ 3 साल रह लिए, 2 साल रहता है मेरे एवरेज कार्यकाल, 1 साल एक्स्ट्रा हो गया, अब मुझे जान हुआ है वहाँ जाना है मुझे, इसलिए कोई बात नहीं। बात यह कि आप में किसी भी प्रकार की अगर 1% वीकनेस है तो लोग 99% मिला के उसको 100% कर देंगे, और आप में वो वीकनेस नहीं है, फिर कोई डरने की जरूरत नहीं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो निश्चित रूप से ये अच्छा काम हो सकता है, वो व्यक्ति सोचें इसके बारे में, तो समाज के बारे में, स्कीम जिनके बारे में अपने, बस आपका फर्म डिटरमिनेशन, आपका लक्ष्य क्या है, ये पहले तय हो जाना चाहिए। बहुत ही अच्छी बात कही। तो दर्शकगण, हमने देखा कि अगर व्यक्ति में दृढ़ निश्चय हो और व्यक्ति में निष्ठा हो, उनके जो संस्कार हैं वो सुदृढ़ हो, तो कोई भी लक्ष्य प्राप्त करना मुश्किल है। राजेंद्र जी, आप यहाँ आए और हम सबको जो प्रेरणा दी है वो निश्चय ही हम सब याद रखेंगे। हम सब आपके मुरीद हो गए हैं। अब हम आपसे एक निवेदन करना चाहेंगे कि कोई ऐसी ढाल जो आप हमेशा गुनगुनाते हैं, आप उपासक भी हैं, धर्म संघ की कोई ढाल हो ऐसी जो आपको मन में आत्मविश्वास जगाती है, जिससे आपको बल मिलता है, अगर आप वो ढाल अगर हम सबको सुना दें तो बहुत अच्छा होगा। चलिए, अच्छा, ढाल तो बहुत सारी खूब सारी, लेकिन मैं केवल मेन जो हमारी प्रेरणा स्रोत है, मैं जिसका प्राय हमेशा जिक्र भी क्या करता हूँ, चूँकि अणुव्रत मेरा सबसे मोस्ट फेवरेट टॉपिक है, जिस पर मैं 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे भी नॉन स्टॉप में बोल सकता हूँ, कह सकता हूँ। और बोलना कहना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं। मेरा आज तक का रिकॉर्ड है, मैं किसी भी स्टेज पर खड़ा हुआ हूँ, चाहे यूनिवर्सिटी में गया हूँ, कॉलेज में गया हूँ, सेमिनार में गया हूँ, धर्म संघ में गया हूँ, किसी संस्था, मैं वही कहता हूँ जो मैंने जीवन में अडॉप्ट कर रखा, वही चीज़ मैं कहता हूँ, दूसरी चीज़ नहीं कहता हूँ। वरना तो केवल शब्दों का वाक विलास है, वाणी का वाक विलास, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए प्रेरणा देने की, हम सब की प्रेरणा देने की जो गीत है गुरुदेव तुलसी का, अणुव्रत का जो सार है, बस वो हमारे लिए। बाकी मैं दूसरी कुछ पंक्तियाँ आपको बता दूंगा, तो उसकी तो केवल 2 पंक्तियाँ ही आपको निवेदन करना चाहूँगा। सुधरे व्यक्ति समाज, व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। तुलसी अणुव्रत सिंहनाद सारे जग में प्रसरेगा। मानवीय आचार संगीता जीवनमय जीवन हो, संयममय जीवन हो। नैतिकता की सुर सरिता में जन जन मन पावन हो। संयममय जीवन हो, संयममय जीवन हो।
मैं कुछ पंक्तियाँ आपको बता दूं जो उसमें मेरा भाव आ जाएगा, जो मैं कहना चाहता हूँ। हृदय को छू नहीं पाया तो गीत गाया ही क्या, शरीर को पुष्ट नहीं किया तो पत्ते खाया ही क्या। अगली दो पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। हृदय को छू नहीं पाया तो गीत गाया ही क्या, शरीर को पुष्ट नहीं किया तो पत्ते खाया ही क्या। मानव है हम, मैं पहले तो उसी के आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देता हूँ। क्या हर व्यक्ति अपने आप को मानव मानता है, नहीं मानता, पहले ये सोचने की बात है। मानता है तो आगे बढ़े। मानव है हम, मानवता के लिए कुछ करें साथियों, नहीं तो हमने इस धरा पर जन्म पाया ही क्या, नहीं तो हमने इस धरा पर जन्म पाया ही क्या। तो मानव होने के नाते हमें ये कार्य करना है, मानवता के लिए कुछ कर सकें, अपना 1% भी कंट्रीब्यूशन दे सकें तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। और करने के लिए क्या चाहिए वो भी 4 पंक्तियां सुन लीजिए। गतिशील करो चरणों को, मंजिल पास नहीं। ये मंजिल बहुत दूर है, और जब तक हम गति नहीं करेंगे, क्योंकि गति के लिए क्या चाहिए, चरण, और प्रगति के क्या चाहिए, आचरण। बस इतना सा ही फर्क है। जब तक आचरण नहीं होगा प्रगति नहीं हो पाएगी। गतिशील करो चरणों को, मंजिल पास नहीं। काल चक्र गतिमान किसी का दास नहीं। ये समय का चक्र 24 घंटे निरंतर चलता रहता है, कहीं स्टॉप नहीं होता है। काल चक्र गतिमान किसी का दास नहीं। जीवन की हर सांस को सार्थक कर डालो बंधुओं, जीवन की हर सांस को सार्थक कर डालो बहनों। सांसों पर पल भर का विश्वास नहीं, सांसों पर पल भर का विश्वास नहीं। हमारे जीवन के एक एक सांस को हमें सार्थक करना है। सफल करने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। सफल तो वो भी होता है जो टेररिस्ट होता है, वो भी सफल होता है। अफगानिस्तान में 147 बच्चों को शूट कर दिया, वो भी अपने टारगेट में सफल हुआ। सफल होना अलग चीज़ है, लेकिन सफल होने के साथ सार्थक जो व्यक्ति हो जाता है वो महत्वपूर्ण मार्मिक होता है। तो हमें अपने जीवन को एक एक सांस को सार्थक करने का प्रयास करना चाहिए। तो निश्चित रूप से हम अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, धर्म संघ के लिए बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। परिवार का हमेशा सहयोग मिलता रहना चाहिए। परिवार की भावनाओं को देखते रहे, परिवार को गाइड करते रहे। इस मामले में मैं बहुत सौभाग्यशाली रहा हूँ, परम सौभाग्यशाली अपने आप को मानता हूँ। जब मेरा एक जीवन का एक इंस्टेंस लास्ट 1 मिनट में बता के संपन्न करूँगा कि जब मैं इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में था, इससे पहले सेल टैक्स में भी रहा हूँ मैं। अब मैंने पूरी, क्योंकि ज़िंदगी में आप लोगों के क्षण में आता है, या तो माता पिता, भाई बहन, उनकी स्टेज, देन आती पत्नी की स्टेज। अगर पत्नी अनुकूल नहीं है तो 2 बातें होंगी, या तो अपने सिद्धांत को दरकिनार कर दीजिए, या रोजाना 36 का आंकड़ा, दोनों में से एक बात होगी। तीसरी बात हो नहीं सकती बिल्कुल। मैंने उससे खूब पूछा, और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने मेरी उस बात के बाद उसको बड़े पंडाल में खड़ा किया। मैंने कहा बोलो क्या चाहिए तुम्हें, मैं तो शाम को 5:30 बजे ऑफिस जाऊँगा, उसमें 10 to 5 का टाइम था, 5:15 5:30 बजे। तुम्हें जो चाहिए, फ्रिज चाहिए, ऐसी चाहिए, कूलर चाहिए, गोल्ड चाहिए, ऑर्नामेंट जो चाहिए बता दे, वो पहुँच जाएंगे तुम्हारे घर पर। मुझे आज 10 लाख की फाइल करनी है, आज 20 लाख की फाइल है मेरे पास, आज 30 लाख की फाइल है, बोल क्या चाहिए तुम। मुझे खुशी इस बात की आपके साथ शेयर करते हुए, जब भी मैंने कहा उसने एक ही शब्द का, जिस दिन एक खोटा पैसा घर पे ले गया उस दिन घर पर आने की जरूरत नहीं है। तो मैं निश्चित हो गया, मैंने कहा अब कोई कहने वाला नहीं है। और मेरे इसी स्टेटमेंट के आधार गुरुदेव महाप्रज्ञ ने मिसेज को पंडाल में खड़ा होकर शब्द कहा कि आज ये साथी तो सोने से लदी हुई रहती बिल्कुल, लेकिन कभी कभी, और बच्चों का ऐसा होने का प्रश्न नहीं। और आज मैं सौभाग्यशाली हूँ, मेरे बच्चे भी इसी रूप में, बड़े वाला बेटा जो डॉक्टर है आज, और उसी लक्ष्य से डॉक्टर बनाया। बहुत शुरुआत में वचन बनना मुझे था, लेकिन नहीं बन पाया, जो भी परिस्थितियाँ रही उसको डॉक्टर बनाया। लेकिन एक ही बात कही, बेटा सेवा के लिए बना रहा हूँ, पैसे कमाने के लिए नहीं बना रहा हूँ तुम, बस एक लक्ष्य ध्यान रखना। और कैसे धर्म संघ, माता पिता, गुरुओं का आशीर्वाद क्या काम आता है। फर्स्ट टाइम उसका ऑल इंडिया नीट में सिलेक्शन हुआ, MBBS, 50 लाख की सीट थी। मैं 50 लाख मेरी जिंदगी भर कमा के नहीं दे सकूँ। PG नीट में सिलेक्शन वापस, 2 करोड़ की सीट थी ऑटोमेटिकली। और अभी सुपर स्पेशलिस्ट रेटिना सर्जिकल कोचिंग में करा 2 सीट। वो थोड़ा उस समय थोड़ा नर्वस हो गया कि पापा जी 2 सीट है, बहुत टेढ़ा काम है। मैंने कहा तुम मेहनत करो, गुरुओं का, माता पिता का, दादा दादी का आशीर्वाद तुम्हारा, तुम मेहनत करो और आप सरप्राइज करेंगे। 2 में से पहला स्थान उसी का आया। और आज वो कंप्लीट है। अभी वर्तमान में आज वो पेरिस गया हुआ है, समोसे को पास करके पेरिस का प्रेजेंटेशन था, इंटरनेशनल पेपर सेलेक्ट हुआ है। अभी आज की डेट में पेरिस है वो, और पेरिस से करके आएगा। तो ये सब चीज़ें मैं क्या मानता हूँ, ये सब किन की कृपा है, ये सब देव गुरु धर्म की, माता पिता का आशीर्वाद है कि जो चीज़ें आदमी चाहते हुए भी नहीं, वो चीज़ें अपने आप आपको हासिल हो। उसकी कोई अमूल्य है, बहुमूल्य नहीं, अमूल्य है, इनकी कभी कोई कीमत नहीं चुकाई जा सकती। तो निश्चित रूप से हम अच्छे संस्कारों के साथ जिए, पूरी डेडिकेशन डिवोशन के साथ जिए, काम करें 100% डेडिकेशन डिवोशन करें, और नेम और फेम से। क्योंकि हमारे युवाओं में आज सबसे बड़ी कमजोरी आ रही है, हम नाम, पद, प्रतिष्ठा, फोटो, इन्हीं के इर्द गिर्द घूमे रहते हैं। और मैं, मेरी जितनी वर्कशॉप हुई है उसमें एक बात कहता हूँ, जिसको संघ समाज का काम करना है वो नाम, पद, प्रतिष्ठा, फोटो से दूर रहे, वरना ये घुन की तरह, ये घुन लग गया, धान को खराब करता है, ये हमारे जीवन को खराब कर देगा।
हमारा ध्यान ये रहेगा, मेरा फोटो नहीं छपा उतने में माइंड खराब, मेरा नाम नहीं है उतने में माइंड खराब, मुझे स्टेज पर नहीं बैठा इतने में माइंड खराब। हमें इन चीज़ों से दूर रहना है, अच्छा काम करना है, अच्छी सेवा करनी है, मन में ये भावना रहे तो निश्चित रूप से आपने एक बहुत अच्छा ये कार्यक्रम यहाँ राजस्थान परिषद की तरफ से आयोजित किया है। थली के लिए मैं खुद थली का हूँ और उस नैतिकता की शक्तिपीठ, अब आप समझ लीजिए शक्ति तो अपने आप ही जो नैतिक, विश्व में अनेकानेक शक्तिपीठ, लेकिन नैतिकता का शक्तिपीठ एकमात्र वो ये गंगा शहरी है। तो आप लोग भी शायद पधारे होंगे, नहीं तो मैं आप सबको सादर आमंत्रित करता हूँ उस नैतिकता के शक्तिपीठ पर आप पधारें कभी, गुरुदेव तुलसी की पुण्य भूमि पर। मैं उसी भूमि, वही मेरी जन्मभूमि है और वर्तमान कर्म भूमि मेरी कोटा है। और ये भी चीज़ें कहाँ से प्रयोग होता है, एक लक्ष्य रहता है कहीं ट्रांसफर कर दे कि जहाँ मेरा ट्रांसफर हो वहाँ मुझे साधु साध्वियों का सानिध्य मिलता रहे, तो वहाँ शासन श्री मुनिषी धर्मचंद स्वामी विराज रहे। और 2 जिलों में जहाँ सानिध्य नहीं मिला, गुरुदेव तुलसी ने दिल्ली से मैसेज करके संतों को भेजा कि राजेंद्र सेठिया जालोर, आपको जालोर जाना है। अब बताइए इससे बड़ी कृपा और क्या हो सकती है। जहाँ कोई नहीं थे वहाँ उन्होंने पूर्ति कर दी, बाकी जगह मुझे मिलता रहा है। तो हमारी आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने एक अच्छा आयोजन किया है और इसी रूप में यूथ को मोटिवेट करते रहे। परिस्थितियाँ विपरीत हो सकती है, कुछ भी नहीं है, लेकिन दृढ़ निष्ठा रहनी चाहिए, सच्चाई, ईमानदारी, नैतिकता, प्रामाणिकता, संघ संघपति के प्रति श्रद्धा समर्पण का भाव, देवगुरु धर्म के प्रति समर्पण का भाव, बड़ों के प्रति रिस्पेक्ट का भाव रहेगा, हम जिंदगी में हमेशा सफलता प्राप्त करें, इनसे कोई रोकने वाला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप यहाँ पधारे और बहुत ही मोटिवेटिंग सेशन रहा आपका, सबको प्रेरणा दी। हम सब आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद कि आपने मुझे धन्यवाद। अवसर दिया।